नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। चर्चा का विषय है मोदी विरोध। मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, ख़ास तौर से मोदी जी का जो नेतृत्व प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी को, उसको कैसे समाप्त करें, उसको कैसे धराशायी करें। इलस्ट्रेशन के रूप में बिहार है। बिहार में विरोधी एक साथ लड़े तो परिणाम हमने देखे। वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही कुछ दिखा। हालांकि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। फिर उनका कहना है कि कर्नाटका उन्होंने देखा, हिमाचल उन्होंने देखा। तो ऐसे बहुत सारे राज्य देखे हैं, झारखंड सहित, जहां पर मिलकर चुनाव लड़ा गया और मिलकर चुनाव लड़ने का परिणाम निकला कि उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराकर मोदी जी को पीछे धकेल कर और संयुक्त सरकार बन गई। हालांकि वो कांग्रेस ही है जो सरकार बना पाई। हालांकि वेस्ट बंगाल में सरकार दूसरी है, बिहार में सरकार दूसरी है, झारखंड में सरकार दूसरी बनी, लेकिन उनका हौसला थोड़ा बुलंद हो गया। और कर्नाटका जब जीत गए कांग्रेस, तो फिर उनका तो कहना ही क्या था। लेकिन एक बात जो उनके जहन में है वो ये है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं 30 से 40% वोट लेकर, लेकिन अपोजिशन बाकी के 60% वोटों पर, 65% वोटों पर, कहीं 70% वोटों पर एकाधिकार रखता है। अगर पूरा अपोजिशन एक साथ आ जाए तो फिर वो मोदी जी को हरा सकता है, ऐसा लोग सोच रहे हैं, ऐसा विरोधी सोच रहे हैं। हालांकि मेरा मानना ये है कि क्या करेंगे सपा और बसपा जब उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ी, क्योंकि जीवन भर सपा और बसपा एक दूसरे को मारते रहे। आपको याद होगा गेस्ट हाउस कांड, जहां पर मायावती की हत्या करने के लिए साजिश रची गई थी। और आपको ये भी याद होगा कि मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने सैफई के बिजली के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन तक कटवा दिए थे, ऐसा सुनने में आया। कुल मिलाकर बात यहाँ पर आती है कि उसके बाद दोनों मिल गए। तो आप पॉलिटिशियन तो मिल गए, बुआ भतीजे हो गए, लेकिन जो वोटर है वो तो ठगा महसूस करता है। तो जो मायावती का वोटर है, जो सदैव से अखिलेश यादव या मुलायम सिंह के वोटर से मारा जाता रहा है, और वो उसका काम ही था। मायावती आई केवल समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते बहुत सारे अत्याचार ऐसे हुए। केवल ये उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, ये सारे देश में ऐसी स्थिति है। इसीलिए नतीजा निकला कि सपा और बसपा का गठबंधन होने के बाद भी दोनों का संयुक्त वोट इकट्ठा नहीं पड़ पाया, और वो जो वोट वहाँ से हटा, खसका, जो सपा से प्रताड़ित था वो खसक गया, और जो बसपा से प्रताड़ित था वो खसक गया। सपा वाला वोट बसपा में नहीं आ सकता, बसपा का कुछ वोट सपा में नहीं आ सकता। वो वोट कहाँ जाए? अब या तो कांग्रेस के पास जाए और या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास जाए। कांग्रेस का चरित्र चित्रण सबने देश भर में देखा। 2004 से 14 का जो हमारा समय है, आज़ादी के बाद सबसे खराब समय वही माना जाता है, 2004 से 14 वाला। तो फिर लोग अभी उसको भूल नहीं पाए हैं, 4 से 14। नतीजा निकला कि वो वोट, जो संयुक्त वोट, जो एक दूसरे के विरोध का वोट था, वो सारा भारतीय जनता पार्टी को चला गया। अब भारतीय जनता पार्टी उसकी उत्तराधिकारी हो गई। नतीजा निकला कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ गया। अब ये इस परिस्थिति में अगर नेशनल अलायंस कोई होता है, जैसा कि पटना में हम लोगों ने देखा कि वो बैठक हुई, पार्टी शार्टी हुई, राहुल गांधी के विवाह की चर्चा की गई, और किसी न किसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को सुपर हीरो समझते ही हैं, उनको कोने में बिठा दिया गया और उनसे पूछा भी नहीं गया कि क्या उनकी रज़ा क्या है, जबकि वो तो केवल एक चीज़ के प्यासे हैं, ऑर्डिनेंस के, क्योंकि ऑर्डिनेंस ही उनकी जान है। ऑर्डिनेंस अगर अपास्त हो जाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चाहे लोकसभा के अंदर, तो वो जान में जान आएगी, अदरवाइज़ उनका जेल जाना तय है। क्योंकि वो जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, आ जाएगा, ऑर्डिनेंस का विरोध हो जाएगा या ऑर्डिनेंस गिर जाएगा, तब ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उनके हाथ में आएगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विजिलेंस सहित उनके हाथ में आएगी, तो उनके घोटालों के पुलंदे को वो कहीं ना कहीं दबा पाएंगे। नहीं तो उनके घोटाले खुले हुए हैं, और वो घोटाले सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के पास हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उनके वश में है नहीं। तो उनको मालूम है कि उनका दुनिया के प्रधानमंत्री आप बन जाइए, दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए, देश में जो भी चल रहा है वो चलने दीजिए। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि मेरे तो भैया वो अध्यादेश का आप विरोध कर दीजिए, अध्यादेश को
राज्यसभा में गिरा दीजिए। अगर अध्यादेश राज्यसभा में गिर जाता है तो फिर अरविंद केजरीवाल के प्राण में प्राण आएंगे। अगली बार जो भी उनको धोखा शोका देना है उसके लिए जान तो बचेगी, कम से कम धोखा देने लायक तो बचेंगे। अगर ये ऑर्डिनेंस बरकरार रहता है और कानून का रूप ले लेता है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको गिराता नहीं है तो आप मानकर चलिए कि अरविंद केजरीवाल ही अकेले बचे हैं। हालांकि मार्लिना अभी अभी आई हैं और बाकी भारद्वाज अभी आए हैं, वो ऐसे करके सुन रहे थे, एलजी से कह रहे थे सर ऐसा कर दीजिए। तो देखिए अभी अभी वो आए हैं, इसलिए अच्छा ये भी भगवान की मतलब क्या कहूँ, दिल्ली वालों को परेशान करने की बात है ये तो, कि जैसे ही एमसीडी उनके पास आई अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जीवन भर यही कहते रहे, जब से वो पैदा हुए हैं तब से वो यही कहते रहे एमसीडी साहब नहीं करने दे रही हमको, एमसीडी नहीं करने दे रही, एमसीडी नहीं करने दे रही। एमसीडी में कमेटियां ही नहीं गठित हुई और ड्रेनेज कमेटियां गठित नहीं हुई, नाले नाली साफ ही नहीं हो पाया तो पानी उल्टा भर गया। जमुना नदी तो बाढ़ पर आई, इसमें कोई शक नहीं है, और जो हाथीकुंड बांध है वो बांध उसको नहीं कहते, वो बैराज है जहाँ से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। जैसे ही पानी एबव जाता है वो सिस्टम खुल जाता है, पानी ऊपर से निकल जाता है, बैराज टूटेगा नहीं। और पानी दिल्ली में भरता था, आज से 15-20 साल पहले खूब पानी भरता था, इसमें कोई शक नहीं है कि निचली दिल्ली डूब जाती थी, हमेशा से डूबती रही है। इस बार 10-15-20 साल से वो नहीं हो पाया और इस बार वो हो गया केजरीवाल के आते ही। अब केजरीवाल ने कुछ पहले से प्रिपरेशन तैयारियां तो करी नहीं हुई थी, इसलिए वो फंस गए। अब वो पानी छोड़ें कि रोकें? अगर वो पानी ये कहते हैं कि हथनीकुंड बांध से जो पानी छोड़ दिया हमको सा परेशान, उनके मंत्री तो कह ही रहे हैं कि हमको परेशान करने के लिए छोड़ दिया, तो फिर उनको ओखला में भी समझना पड़ेगा कि ओखला का बैराज खोलें कि नहीं खोलें। अगर हथनीकुंड उनके लिए गलत खुला तो फिर ओखला वो गलत किसके लिए खोल रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी के लिए। तो ये सब मामले बड़े गंभीर हैं, इसलिए न बोलते बन रहा है, ना उबलते बन रहा है, ना सूंघते बन रहा है। ऊपर से 52 करोड़ के घोटाले, 52 करोड़ की अनियमितता जो शीश महल बना है उसकी लगी ही हुई है, और तमाम तरह के घोटाले जिसमें 106 करोड़ रुपया जो इन्होंने विज्ञापन पर आम आदमी पार्टी के खर्च कर दिया, सरकारी पैसा, वो 106 करोड़ वसूली के आदेश कर ही दिए गए हैं। उसमें सीएजी की रिपोर्ट आ ही गई है, वो कोर्ट में चैलेंज भी है, लेकिन क्या होगा पता नहीं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक साथ 1000 प्रहार हैं जो उन्होंने किए हैं, जिनके घोटाले जो क्रम उन्होंने किए हैं, जो गतिविधि उन्होंने की है, उस गतिविधि के परिणाम तो निकलने स्वाभाविक थे, तो वो परिणाम तो निकलेंगे ही। इसलिए ये जो परिणाम उनके निकलने वाले हैं, इसको लेकर सिर्फ एक उनके पास उपचार है, वो उपचार है ऑर्डिनेंस का। अगर ऑर्डिनेंस उनका कहीं किसी तरह से गिर जाता है और पावर, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पूरी की पूरी केजरीवाल के हाथ में आ जाएगी, तो ही प्राण बचेंगे, नहीं तो, और तब भी प्राण बच जाएं ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि फिर ईडी भी है, सीबीआई भी है, वो कर ही रहे हैं। लेकिन कम से कम जो फाइलें हैं, जो सरकार के पास फाइलें हैं, जो लोकल गवर्नमेंट ने करके रखा है, जो लोकल इंटेलिजेंस ने करके रखा है, जो लोकल विजिलेंस ने करके रखा है, वो तो खोलने में काम आई, वो तो कम से कम छुपाने में काम आई जाए। क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आते ही केजरीवाल ने सबसे पहला काम ये किया था कि राजशेखर से चाबियां ले ली, और चाबियां लेने के बाद विजिलेंस से रात के अंधेरे में फाइलें इधर की उधर कर ली, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पूरे देश में वायरल हो गई और कोर्ट के पास भी गया। कोर्ट के सामने जब केस गया था तब जो मुकदमा लड़ रहे थे केंद्र सरकार की तरफ से, उन्होंने वो फुटेज दिखाए थे कि साहब देख लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट में भी वो फुटेज दिखाए गए थे कि साहब आप ये फुटेज देख लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये कौन से इनके क्रम है, कुक्रम है, ये क्यों रात के 2 बजे 1 बजे फाइल खोलकर निकाली गई, उन फाइलों की फोटोकॉपी वाली मशीन वाले कमरे में ले जाई गई, फिर वो फाइलें दोबारा वापस रखी। आखिर रात भर होता क्या रहा? उसी का परिणाम निकला था कि ऑर्डिनेंस पास हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि विपक्षी एकता होगी कैसे? हमने देखा कि पटना में नीतीश कुमार ने आह्वान किया था, क्योंकि नीतीश कुमार के भी राष्ट्रीय अरमान है। नीतीश कुमार के अगर राष्ट्रीय अरमान ना होते तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़कर किसी न किसी तरह से लालू के साथ ना जाते, क्योंकि लालू से तो वो प्रताड़ित हैं, वो जानते हैं कि लालू उनके साथ रहेंगे तो वो हमेशा के लिए परेशान रहेंगे, और लालू की पार्टी अगर साथ में रहेगी तो उसका तो स्वभाव है कि वो तो आपको परेशान करेगी, वो तो उनका तो गुण है पुराना। अब चूंकि लालू जी का गुण ये है, फिर भी आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर क्यों चले गए? भारतीय जनता पार्टी इसलिए छोड़कर चले गए, एनडीए के गठबंधन से इसलिए बाहर हो गए क्योंकि एनडीए के गठबंधन से बाहर होने के बाद ही प्रधानमंत्री के अरमान पूरे हो सकते हैं, नहीं तो अरमान पूरे नहीं हो सकता। अच्छा, एक और
अच्छी बात भारत में यह है कि देवगौड़ा ऐसे ही प्रधानमंत्री बन गए थे, कोई सोल्यूशन नहीं था। इंद्र कुमार गुजराल तो पॉलिटिक्स में ही नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री बन गए थे। चंद्रशेखर थोड़े बहुत पॉलिटिक्स में थे लेकिन प्रधानमंत्री बन गए थे। और प्रधानमंत्री बनने वालों में हम सबको याद है कि चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बन ही गए थे। हालांकि कांग्रेस का खेल था उसमें, और अभी भी कांग्रेस का ही खेल है। तो अब क्या है, नीतीश कुमार ने बुलाया, नीतीश कुमार को लगा हम संयोजन कर लेंगे तो हम ही प्रपोज हो जाएंगे, हमारे नाम प्रपोज कर दिया जाएगा। कांग्रेस को ये भा नहीं सकता था, इसलिए कांग्रेस ने क्या किया कि बेंगलुरु में बैठक बुला ली। अब बेंगलुरु में बैठक पहले तो नीतीश कुमार ने बुलाई थी, भाई चलो सब लोग वहां। अब कांग्रेस कह रही है ऐसा कैसे हो सकता है कि संयोजन ये कर ले, भाई सबसे बड़ी पार्टी हम है, सबसे पुरानी पार्टी हम है, देश में प्रधानमंत्री हमारा रहा नीतीश कुमार, अगर ये सब कुछ करने लगेंगे तो नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री के सपने देखने लगे। अब ठीक है, नीतीश कुमार के विषय में नहीं कहेंगे, लेकिन हम बेंगलुरु में बुला लेंगे। बेंगलुरु में सभी पार्टी और पार्टी मीटिंग हो गई। मीटिंग जब तय हो गई तो ये था कि अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों ने कहा था अरविंद केजरीवाल तो केवल ऑर्डिनेंस देख रहे हैं, उसके अलावा अरविंद केजरीवाल को देखने को कुछ बचा नहीं है। और अरविंद केजरीवाल चूंकि ऑर्डिनेंस को छोड़कर कुछ और देखना नहीं चाहते, इसलिए अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु की बैठक में नहीं जाएंगे। ये बात सोनिया गांधी को भाई नहीं, क्योंकि दिल्ली की लोकल कांग्रेस जो है वो लगातार विरोध कर रही है अरविंद केजरीवाल का। वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल धोखेबाज हैं, दगेबाज हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना है, ढिमाका है। और दिल्ली तो ऐसी थी, ये कांग्रेस का अपना ऑफिशियल स्टैंड सदैव से रहा है कि नहीं, दिल्ली में जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट केंद्र से ज़्यादा पावरफुल नहीं होनी चाहिए, और उस लोकल गवर्नमेंट को पूरे पावर भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो सुपर म्यूनिसिपैलिटी है, वो सुपर मेयर है, इससे ज़्यादा दिल्ली की सरकार कुछ है नहीं। लेकिन दिल्ली में बैठेगा, जो भी मुख्यमंत्री बनकर बैठेगा वो इतना पावर तो रख ही लिया कि वो किसी की भी उंगली कर सकता, क्योंकि दिल्ली में बैठा है। यही अगर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जैसा कहीं नीचे लगा होता, अंडमान में, निकोबार में, इधर उधर, तो क्या हैसियत होती बोलने वाले की? कोई बोलने वाले की हैसियत ही नहीं होती, क्योंकि वो तो मुझे लगता है कि देश का सबसे छोटा राज्य होता और कोई पूछता भी नहीं। लेकिन भैया आज की तारीख में दिल्ली चूंकि नई दिल्ली से लगी हुई है, इसलिए दिल्ली में बैठकर कोई भी वीसी कर सकता है। और दिल्ली में चूंकि मीडिया सारे देश की बैठी हुई है, डिप्लोमेट सारे संसार के बैठे हुए हैं, इसलिए दिल्ली का मेयर अपने आप, मतलब सुपर मेयर अपने आप को इंटरवेन करेगा सरकार में। तो उसको लगता है कि वो जब अगर देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इंद्र कुमार गुजराल बन सकते हैं, या गुलजारी लाल नंदा बन सकते हैं, तो फिर बन तो मैं भी सकता हूँ। इसलिए वो भी अपनी उंगली चलाते ही रहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल के भी सपने हैं, इसीलिए वो संयोजन करने चले थे। तो अरविंद केजरीवाल के अपने सपने हैं, शरद पवार के अपने सपने थे। शरद पवार खेल खेल सकते थे, लेकिन शरद पवार के साथ खुद ही घर में खेल हो गया। अजीत पवार लेकर चल दी, तो शरद पवार अब राष्ट्रीय खेल खेलें कि पहले अपनी पार्टी बचा लें, वो भी फंस गए। सवाल यहाँ पर था कि क्या कांग्रेस संयोजन कर सकती है, और कांग्रेस अगर संयोजन करेगी तो अरविंद केजरीवाल, जिनसे उनका 36 का चल रहा है और कांग्रेस ऑर्डिनेंस के पक्ष में है, और अरविंद केजरीवाल ऑर्डिनेंस गिराना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी जान बचाना चाहते हैं, और कांग्रेस जानती है कि ये मर जाएंगे, ये फंस जाएंगे, बहुत बुरे फंस जाएंगे और इनकी राजनीतिक मृत्यु हो जाएगी। तो फिर क्या? ऐसी परिस्थिति में अब सवाल ये पैदा होगा कि कांग्रेस क्या केजरीवाल को बुलाएगी? केजरीवाल को बुलाने के लिए तो कांग्रेस की, केजरीवाल की पहली कंडीशन है, वो तो शर्तों पे ही, सभी शर्तों पर है। इसमें उनकी पहली शर्त ऑर्डिनेंस का सपोर्ट का विरोध करो। अब ऑर्डिनेंस का विरोध अगर कांग्रेस करती है तो वो अपनी पॉलिसी से पीछे जा रही है, तो क्या करे? तो लोकल कांग्रेस विरोध करती रही, नेशनल कांग्रेस विरोध करती रही। कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने एक इंडिकेशन दे डाला और सोनिया गांधी ने सपोर्ट की बात कह दी। सोनिया गांधी को लगता है कि भैया हम प्रधानमंत्री की सीट पर हमारा आदमी बैठ जाए, उनका बच्चा बैठ जाए, उनकी आखिरी ख्वाहिश है, बड़ी उम्र भी उनकी हो गई है, और इस उम्र में उनके बच्चे को किसी तरह से जन्नत दिख जाए एक बार, बस इतना वो चाहती हैं। अब वो जन्नत देखने के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़े, वो सारे सेक्रीफाइस करेंगी। राजनीति, सिद्धांत, वाद विवाद सब किनारे रखना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने भी ऑफर दे डाला कि भैया आ जाओ बेंगलुरु में, तुम्हें हम ऑर्डिनेंस का विरोध कर देंगे। अब देखिए अरविंद केजरीवाल, जिनको विरोधी एकता में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो किसी को छोड़े नहीं, सबको गाली दी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को खुद ही भरोसा नहीं होगा कि वो सुपर मेयर भी बन सकते हैं। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल को भी भरोसा नहीं होगा, इसलिए वो तथास्तु करते रहे, जो कंडीशन रखी आप में हो के जो सामने आया उसको गाली देना, जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको गाली देना, क्योंकि नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, मरता क्या ना करता, और नंगा क्या नहाए क्या निचोड़े, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो वो किसी को भी गाली दे दे।
क्या फ़र्क पड़ता है? मैं भी अगर मैं अगर ऐसी बात पूछूं किसी से कि भैया एक रिक्शे वाला कहीं घूम रहा है और वो गाली दे रहा था बाइडन को, अब बताइए उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई रिक्शे वाला घूम रहा है, वो मोदी जी को गाली दे रहा है, गाली से मतलब खूब क्रिटिसाइज कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो क्या वो उसको उसको जेल भेजेंगे? अरे भैया ये तो मोदी जी की इंसल्ट हो जाएगी अगर उसको जेल भेज दिया, ये तो बाइडन की इंसल्ट हो जाएगी अगर जेल भेज दिया। तो यही हाल उनका है कि उनको लग रहा था कि भैया वो तो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, रिक्शे पर बैठे हुए हैं, इसलिए अब वो जो जिसको गाली दे सकते हैं उसको गाली देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वाकई में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सौभाग्य से सरकार उनकी बन गई और वो जीत गए दिल्ली। दिल्ली जब वो जीते तो फिर उनको बल्ले बल्ले हो गई। अब वो जो लगातार गालियां दे रहे थे तो यहाँ पॉलिटिक्स में घुसे तो मोदी जैसा एक बड़ा खंबा पहाड़ खड़ा हुआ था। पहाड़ को पार करने की तो बात छोड़ दो, पहाड़ पर चढ़ना भी मुश्किल था, उसके विषय में सोचना भी मुश्किल है कि कहाँ से सुरंग बनाए और कहाँ से निकालें। उसके लिए बड़े बड़े चूहे चाहिए, वो बड़े बड़े चूहे कहाँ मिलेंगे जो नीचे से सुरंग बनाने का रास्ता बताएंगे? कुछ नहीं होने वाला था। इसलिए केजरीवाल सबको गाली देते रहे। अभी क्या है कि केजरीवाल को लगता है भैया ऑर्डिनेंस अगर पास हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डाउन ना किया तो वो तो जेल चले जाएंगे, पहले जेल से बच लें फिर कर लेंगे जो भी खेल करना है। इसलिए सब एक दूसरे को लालच दिए हुए हैं, सब एक दूसरे को गठबंधन में लाने के लिए परेशान हैं, सब एक दूसरे को ढांढस बंधाए हुए हैं कि भैया तुम्हारा हम करेंगे, तुम हमारा, हमारा पिछवाड़ा तुम साफ करना, तुम्हारा पिछवाड़ा हम साफ करेंगे। अपना हाथ तो पीछे तक जाता नहीं, आगे आगे रहता है, लेकिन एक दूसरे का तो पिछवाड़ा साफ कर ही सकते हैं। वो सब एक दूसरे का साफ कर रहे हैं, कंडीशनल है, तुम मेरा साफ करोगे हम तुम्हारा साफ करेंगे, तुम ऑर्डिनेंस का विरोध करोगे तो हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, आ ही जाएंगे तुम्हारे साथ। ये शर्तों की राजनीति बेंगलुरु में होने जा रही है और भविष्य में भी जो हो रही है वो शर्तों की ही राजनीति हो रही है। कितना सफल होगी, क्या होगा, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन मोदी विरोध को ये सभी मिलकर देश विरोध में ले गए हैं। इनको ऑर्डिनेंस के कंटेंट से कोई मतलब नहीं, दिल्ली की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, देश की राजधानी से कोई मतलब नहीं, लेकिन भैया किसी तरह से मोदी को हरा लें तो प्राण बच जाएं, क्योंकि ईडी बड़ी तेजी से काम कर रही है, इनकम टैक्स बड़ी तेजी से काम कर रहा है, सीबीआई भी गजब का काम कर रही है, तमाम तरह की सेंट्रल फोर्सेस काम कर रही हैं, इंटेलिजेंस काम कर रहे। इनको सबको तो पहले रोकने की प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद बात होनी चाहिए। इसीलिए ये सब इकट्ठे होना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।